दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें आज हम सीरीज 7 में फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हमारी ये पहल पूरे राजस्थान के सभी स्टूडेंट के लिए है जो साइंस के हैं, जो लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और इस आने वाली भर्तियों में अपनी रैंक और सिलेक्शन चाहते हैं, उनके लिए हमने ये स्टार्ट किया है। और रे ऑप्टिक्स में आज क्वेश्चन सीरीज 7 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, निम्न में से कौन सी किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। मतलब आपको पूछा गया है कि नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हमने देखा पहला ऑप्शन है एक्स रे, गामा रेज, बीटा रेज और हीट रेज, तो अपन ने देखा ये दोनों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक है ऊष्मीय किरण और एक है बीटा किरण। तो हम जानते हैं जो हमारी आईआर होती है इंफ्रारेड, वही ऊष्मीय विकिरण होती है। तो इसका मतलब आपका बीटा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनके एग्जाम्पल के अंदर एक आता है गामा, ठीक है, गामा रेज, उसके बाद आता है एक्स रेज, उसके बाद आता है यूवी, उसके बाद आता है विजिबल, ओके, और विजिबल के बाद आपसे मैं कह रहा हूँ क्या आता है बोलो, आईआर, आईआर बोलूँ या ऊष्मीय विकिरण बोलूँ एक ही बात होता है। और उसके बाद आता है माइक्रो और वेव, और उसके बाद आता है रेडियो। क्लियर। तो दोस्तों ये सब आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इसमें इधर से इधर हम जाते हैं तो लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी गामा रेज से ज़्यादा वेवलेंथ एक्सरे की होती है, एक्सरे से यूवी अल्ट्रावायलेट की होती है, देन विजिबल दृश्य प्रकाश की होती है, देन आपका बोलो इंफ्रारेड या हीट आपका, देन माइक्रो और देन रेडियो। तो आपको पूछा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये ऑर्डर हमेशा याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपको दूसरा पूछा है, एक है आपकी इंफ्रारेड, एक है आपकी माइक्रोवेव, एक अल्ट्रावायलेट और गामा रेज। इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसको पहले रखना है। तो अभी अपन ने ऑर्डर देखा था, उसके अकॉर्डिंग माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा होता है, देन माइक्रो के बाद ये माइक्रो रहा, देन इंफ्रारेड, देन अल्ट्रावायलेट, देन गामा रेज। यानी एज करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा इसकी सबसे कम। क्लियर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में इधर से इधर जाते हैं वेवलेंथ इंक्रीज होती है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सोनोग्राफी में कौन सी तरंग प्रयुक्त की जाती है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, बोलो रेडियो और अल्ट्रावायलेट। तो आपको पता होना चाहिए अक्सर सोनोग्राफी को हम USG ये लिखते हैं, अल्ट्रा सोनोग्राफी। क्या लिखते हैं बोलो, अल्ट्रा सोनो बोलो ग्राफी। ठीक है। तो इसी से पता चल जाता है सोनोग्राफी में हम किसका यूज करते हैं, यूवी, यानी अल्ट्रावायलेट इसका राइट आंसर। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखे, आपको पूछा गया निर्वात में गतिमान एक्स किरण, गामा और माइक्रो में आपको पूछा है कि पहला क्या तरंग दैर्ध्य समान होती है किंतु वेग भिन्न भिन्न होता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन कभी भी वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होती है। बोलो फ्रीक्वेंसी समान, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। वेग समान होता है परंतु तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है, वेग समान होता है और आवृत्ति समान होती है, ये भी नहीं होगा। सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, मैंने आपको पहले ही अभी बताया कि जब हम बोलो गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं तो इनकी लैम्डा इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है। क्लियर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए E=H/ν। तो और आपका बोलो C/λ, अगर ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। क्लियर। और सबकी वेलोसिटी तो सेम होती है, और वेलोसिटी सबकी क्या होती है बोलो आपका 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो आई थिंक इसका आंसर क्या होगा बोलो? थर्ड इज करेक्ट आंसर, सी। ओके, नेक्स्ट आपको है बोलो एक विद्युत बल्ब 60 डिग्री पे दो झुके हुए, आपको यहाँ पर दो प्लेन मिरर दिए हैं और जिनमें एंगल कितना दिया है 60। क्लियर? और आपसे पूछा गया कि यहाँ पर एक बल्ब, बल्ब का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है, रखा है, तो नंबर ऑफ इमेज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? 360 में दिया गया एंगल को डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया अपन ने, तो अपन ने देखा 6 आ गया। क्लियर? अब अगर ये संख्या आपकी, अगर संख्या n जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या आती है, तब तो नंबर ऑफ इमेज जो है बोलो इमेज, नंबर ऑफ इमेज आपको क्या करना है? n-1 करके टिक करना है। और अगर आपका n जो है वो आपका 1, 3, 5 से आप 7, 9 विषम संख्या आती है, क्लियर बोलो, तो आपका जो नंबर ऑफ इमेज है वो आपका n के इक्वली आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा 6 आया है, तो इस केस के तहत बोलो, केस फर्स्ट के तहत 6 आया, तो एक कम करके लेस करना पड़ेगा, तो 5 इज करेक्ट आंसर। और ये अगर ऐसा कभी आए तो आपका केस सेकंड के तहत जो आपका n आएगा वही आई होगा। क्लियर? तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। उसके बाद समतल दर्पण पर एक किरण अभिलंबवत आपतित की जाती है, मतलब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्लेन मिरर है और ये इसका नॉर्मल है, और किरण भी कैसे आपतित की बोलो? ऐसे ही डाली है। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर I इजिकल टू 0 होगा तो R भी इजिकल टू 0 होगा, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण और आपका जो अपवर्तन कोण है, परावर्तन कोण है, वो इक्वल होता है। तो आंसर क्या होगा बोलो? 0 होगा, क्योंकि जब हम कभी भी बोलो आई मेजर करते हैं वो नॉर्मल से करते हैं। क्लियर? तो आपका ये रहता है। अब आपने इसको कहाँ से डाल दिया? यहीं से डाल दिया, तो आई तो आपका क्या होगा बोलो? 0 होगा, और आई 0 होगा तो आर तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन 6 समझ में आया होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। समतल दर्पण से उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? तो मैंने कहा आपको कि समतल दर्पण, आपको दर्पण का आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u। अब दर्पण में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रखते हैं इमेज भी वहीं पे मिलता है। क्लियर? और आपका u क्या होता है? माइनस, और v क्या होता है बोलो? प्लस। क्लियर? तो अगर हम इन दोनों को पुटअप करें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर v और माइनस u, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ से सेम है, तो क्या हो जाएगा? +1। क्लियर? और प्लस का मतलब क्या होता है? आभासी, ठीक है, और सीधा। और 1 का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट के बराबर, बीम के बराबर। इसीलिए क्या होता है? समतल दर्पण में हमेशा इमेज कैसी बनती है बोलो? वर्चुअल, आपका इरेक्ट, और बोलो इक्वल टू ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा, अक्सर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। उसके बाद है एक वस्तु समतल दर्पण से बोलो, ये प्लेन मिरर है, यहाँ से 0.5 मीटर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर? ओके, और आपको पता है इधर भी इमेज भी कहाँ पर बनेगी? एग्जैक्ट 0.5 पर। और आपसे पूछा वस्तु यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी, तो अगर ये पूछ लिया तो आपका हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। क्लियर? अगर मिरर से इमेज की दूरी पूछते तो हाफ ही रहता, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की पूछेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि एक व्यक्ति 15 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है, तो व्यक्ति की सापेक्ष बोलो प्रतिबिंब की चाल होगी। यानी आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति है वो इधर 15 मीटर पर सेकंड से ऐसे दौड़ता है, तो डेफिनेटली इसकी जो इमेज भी इधर भी बोलो आपका 15 मीटर पर सेकंड, तो आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जो सापेक्ष वेग होगा, वो क्या होगा बोलो? 15 माइनस 15, मतलब आपका क्या हो जाएगा? +30 मीटर पर सेकंड। यानी आपको पता है जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के सामने आती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ऐड हो जाती है। इसीलिए से हमारे सामने से कोई अगर व्हीकल आता है और हम भी स्पीड से जाते हैं, तो जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्पीड हमारी डबल हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी में बोलो, जब अपोजिट डायरेक्शन में बोलो आपका आमने सामने जब दो चीज़ें आती है तो उनकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती? जुड़ जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 30। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10, आपको एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण को किस कोण पर रखना चाहेगा। ये उल्टा क्वेश्चन है, मतलब आपको क्या करना, 360 डिवाइड बाई थीटा करना n। तो हमने देखा अगर 30 रखेंगे तो n आपका 12 आएगा। तो कभी भी आपकी 3 इमेज बोलो मिल ही नहीं सकती है, हो नहीं सकता। अगर हम बोलो 360 में 60 को डिवाइड करें तो हमने देखा 6 आया, तो इसमें बोलो इमेज कितनी हो जाएगी, 5, जो आपका यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर इमेज 11 है, जो भी नहीं है, बोलो इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। अगर हम 90 की करें 360 डिवाइड बाई 90 तो हमने देखा कितना होगा, बोलो आपका n 4 आएगा। तो आई आपका 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3। यानी इसी ऑप्शन से सेटिस्फाई हमारा क्वेश्चन हो रहा है, 150 से तो वैसे ही नहीं होगा। क्लियर। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि अगर दो प्लेन मिरर में अगर कुछ एंगल दे दे और नंबर ऑफ इमेज पूछे तो आपको करना आना चाहिए, और नंबर ऑफ आपका इमेज दे दे और एंगल पूछे तो करना आना चाहिए। तो दोस्तों अगेन हमने बोलो कुछ क्वेश्चंस रे ऑप्टिक्स के डिस्कस किए। आई होप आपको इनसे बहुत हेल्प मिली होगी, और ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है आप कंटिन्यू इन्हें देखते रहे और आप इनसे बहुत कुछ सीखते रहे। क्लियर। और अगर किसी ने डॉक्टर मेहता क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस इसी तरह से मिलते रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।